हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे सवालों के जवाब देखे थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8.12। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? Why are such compounds well known for transition metals? अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं समझ लेते हैं। तो जब स्मॉल साइज वाले एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर बोरॉन भी, अगर ये मेटल का जो क्रिस्टल लैटाइस है इसके अंदर जो स्पेसेस है, अगर ये इसमें फंस जाए इन स्पेसेस में, तो ये कुछ नया टाइप का कंपाउंड बनाते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को ही इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। अब बढ़ते अगले सवाल पर कि भाई ट्रांजिशन मेटल्स क्यों वेल नोन है ऐसे कंपाउंड्स बनाने के लिए? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स का जो क्रिस्टल लैटाइस है, इनके जो एटम्स होते हैं क्रिस्टल लैटाइस, इनके क्रिस्टल लैटाइस में जो एटम्स होते हैं इनके बीच में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, तो ये इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं स्मॉलर साइज एटम्स को, इसीलिए ये वेल नोन है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स? इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, वो ऐसे शो करते हैं कि उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो यूनिटी है, वन है। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हमें एग्जांपल भी पूछा है, तो हमें पता है मैंगनीज +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब इनमें देखो हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का डिफरेंस यूनिटी वन है। अब वही नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो डिफरेंस है वो मोस्टली नॉर्मली 2 का होता है, 2 का। और एग्जांपल देखते हैं इनका। तो देखो नाइट्रोजन हमने पढ़ा है ग्रुप 15 डी एन एफ ब्लॉक से पहले पी ब्लॉक पढ़े थे हम लोग, तो उसमें हम लोग ने पढ़ा है नाइट्रोजन एग्जिबिट करता है +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ये +3 और +5 में कितना डिफरेंस है? यूनिट ऑफ 2। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम आयन क्रोमाइट ओर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट? तो पहले सवाल का जवाब देते, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग आयन क्रोमाइट से? तो आयन क्रोमाइट को हम लोग फ्यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। ओके, और इन प्रेजेंस ऑफ एयर भी चाहिए हमें। तो क्या होता है, इनके फ्यूजन से हमें सोडियम क्रोमेट मिलता है। ओके, और बाकी का प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर सोडियम क्रोमेट हो रहा है तो Fe और O मिलके आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं। ओके, और बचा क्या फिर? कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अब आप अगर इसको अच्छे से बैलेंस करोगे तो आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिल जाएगा। तो इसको याद ऐसे रखना है कि इनका फ्यूजन होके सोडियम क्रोमेट मिल रहा है, आयन ऑक्सीजन को उल्टा के लेके जा रहा है, आयन ऑक्साइड बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन को उठा के लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। बस अब ये जो सोडियम क्रोमेट है, इसका सॉल्यूशन हमें जो मिलता है वो येलो कलर का होता है। ओके, तो इस येलो कलर के सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद इसे हम लोग एसिडिफाई करते हैं। ओके, किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो यहाँ पर, तो ये हम लोग को येलो कलर सॉल्यूशन मिला था सोडियम क्रोमेट का, इसे हम लोग ने फिल्टर किया, फिर एसिडिफाई कर रहे हैं। एसिडिफाई करने पर क्या होता है, ये जो सोडियम क्रोमेट है, ओके, ये क्रोमेट आयन है, तो ये सोडियम क्रोमेट बन जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, तो होता क्या है, इनके रिएक्शन की वजह से हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, उस सॉल्यूशन से हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ओके, ऑरेंज कलर का होता है। तो इस रिएक्शन को भी आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि सोडियम क्रोमेट 2 H+ आयंस, तो ये 2 Na+ आयंस निकल जा रहे हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये 2 Na+ आयंस H के साथ जो SO4 2- है इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, Na2SO4 बना रहे हैं, पर यहाँ पर SO4 2- आयन का रोल नहीं दिखाया जा रहा इतना। तो ये समझ लो आपकी
दो Na यहाँ से निकलेंगे, SO4 2- के साथ Na2SO4 बनाएंगे, तो SO4 जाने दो, तो SO4 को अगर भूल जाओगे तो Na+ ही दिखेंगे आपको, ओके, यहाँ पर ऐसे। फिर Na2Cr2O7 बन रहा है, ओके, और ये 2 हाइड्रोजन जो है ये 8 ऑक्सीजन थे, देखो 2 4 8, इसमें से 7 तो यहाँ पर गए, एक जो बचेगा 2 हाइड्रोजन लेगा इस ऑक्सीजन को और वाटर बनाएगा। अब इसको अगर आप ठीक से बैलेंस करोगे तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको मिल जाएगा। तो इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर थोड़ा दिमाग लगाना है और लॉजिकली साइंटिफिकली सोचना है कि कैसे प्रोडक्ट्स बन रहे और बाय प्रोडक्ट भी क्या बन रहे। तो इतना समझ में आ गया, इतना याद रह गया, बाय प्रोडक्ट्स क्या बन रहे, प्रोडक्ट्स क्या बनने वाले, तो आप आराम से रिएक्शंस को लिख सकते हो। बाकी बैलेंस करना तो आपने सीखा ही है। अब यहां तक की कहानी में हम लोग ने क्या देखा था कि ऑरेंज क्रिस्टल मिल गया हमें सोडियम डाइक्रोमेट के, पर बनाना क्या हमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो थोड़ा अच्छे से सोल्यूबल होता है, ज्यादा सोल्यूबल होता है, तो इसे क्या करते हैं हम लोग, सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कर देते हैं, तो ये सोल्यूबल है, करेक्ट, तो ये टूट जाता है कुछ ऐसे 2Na+ और Cr2O7 2- में, सोल्यूबल है ज्यादा इसलिए। और फिर ये K क्या करता है, बस इसी का फायदा लेता है और इसके पास चला जाता है, बोलता है कि ये मेरे पास 2K+ है यहाँ पर, चलो मेरे साथ कंपाउंड बना लो, तो K2Cr2O7 हमें हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। तो हो रहा क्या है यहाँ पर, ये बेचारा सोडियम फिर Cl के पास आ जाएगा, बोलेगा चलो बना लेता हूं मैं NaCl। तो अब प्रिपरेशन देख लिया, अब इफेक्ट क्या होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन पर अगर हम लोग pH बढ़ा रहे उसका। तो जब pH बढ़ाते हैं, हम लोग ने पढ़ा है चैप्टर में कि ये जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन है ना, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, कैसे, pH के बेसिस पर। तो अगर ये क्रोमेट आयन है CrO4 2-, तो ये डाइक्रोमेट बन जाता है कब, जब एसिडिक pH हो, ओके, तो pH हम लोग ने अगर कम कर दिया तो क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट बन जाएगा, और अगर हम लोग ने pH बढ़ा दिया, मतलब बेसिक कर दिया pH को, तो डाइक्रोमेट हमें क्रोमेट आयन दे देगा। अब हम लोग यही तो देख रहे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम लोग pH बढ़ा रहे, pH बढ़ा रहे मतलब बेसिक कर रहे, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या होता है डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट क्या बनेगा क्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या बनेगा पोटेशियम क्रोमेट, यही बन रहा है देखो K2Cr2O7। ये जो 2 OH- है ये बेसिक करने के लिए लिए गए हैं सॉल्यूशन को, तो ये कर क्या रहे Cr2O7 है, तो इनमें तो थोड़ा ध्यान से देखना, रिएक्शन को थोड़ा समझ लेना, ये 2 OH में से एक O निकल रहा है, बाकी का एक O 2H के साथ रह रहा है, ओके। अब देखना ये एक O क्या करता है, इस K2Cr2O7 के O के साथ चला जाता है, तो 8 O हो जाते हैं, ओके, टोटल 8 O। अब K2Cr O4 चाहिए हमें, लिख दिया हम लोग ने K2Cr O4। अब हो क्या रहा है देखो, हमें यहां पर Cr जो है हमारा ये एक ही है और रिएक्टेंट में Cr2 है, तो इसलिए हम लोग ने यहां पर 2 डाल दिया, ओके। अब 2 Cr करने की वजह से 4 K हो गए, इसीलिए हम लोग यहां पर 2K+ आयन ले रहे। अब आगे देखो ये 2K+, तो K हो गया बैलेंस, Cr हो गया बैलेंस। अब O की बात करते, ये एक O यहां पर जा रहा है, 7 O मिलके 8 O बना रहे, तो 8 ऑक्सीजन देखो 2 4 8 ऑक्सीजन हो गए। अब बचे क्या हाइड्रोजन और बचे हुए ऑक्सीजन, तो ये सब हो गए। अब बचे हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने थे, 2 हाइड्रोजन देखो यहां पर और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे। तो कुछ ऐसा समझना है रिएक्शन को, तो ताकि वो बहुत इजी हो जाए फिर लिखने के लिए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। Describe the oxidizing action of potassium dichromate and write the ionic equations for its reaction with first iodide, second iron 2 solution and third hydrogen sulfide. ओके, अब ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बताना है इसका, तो हमें पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एसिडिफाइड सॉल्यूशंस में होता है। तो इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैसे हो रहा है एसिडिफाइड सॉल्यूशन में, तो ये है उसका रिएक्शन, क्रोमेट आयन लिया हम लोग ने, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ले लिया, और ये इलेक्ट्रॉन्स का रोल कैसे प्ले कर रहा है ये भी बताऊंगा मैं अभी। तो हम लोग को क्या दे रहे हैं ये समझना है पहले, डाइक्रोमेट से हमें Cr3+ आयंस मिल रहे हैं। अब इसमें ये देखो खुद यहां पर आप देखोगे तो Cr का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +6 है,
ओके, कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये +6 से यहाँ पर दिख रहा है +3 में जा रहा है, तो इसका मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिख रहा है इस रिएक्शन में, राइट। अब इस रिएक्शन को कैसे लिखे भाई, तो देखो लिया हम लोग ने Cr2O7, बरोबर, एसिडिक कंडीशन से इसलिए H+ आयंस ले लिए, ओके। अब ये खुद Cr2O7 2-, हाँ, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मतलब गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन भी दे देते भाई इसको, ओके। पहले बस लिख लेते क्या क्या आने वाला है, फिर हमें पता है कि Cr3+ में ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो लिख दिया Cr3+, और बचेगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे, वाटर, चलो लिख दिया वाटर। अब इसे बैलेंस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्यों इतने सारे ये हम लोग ने लिए हुए हैं, 14 हाइड्रोजन क्यों लिए, 6 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए। देखो अब 7 ऑक्सीजन है, तो यहां पर 7 ऑक्सीजन होने चाहिए, राइट। तो 7 ऑक्सीजन अगर हम लोग कर देंगे तो 14 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब 14 हाइड्रोजन हमें यहां पर लेके आने पड़ेंगे, तो इसीलिए 14 H+ लग रहे। अब थोड़ा ध्यान देना, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का खेल खत्म हो गया, अब क्रोमियम बच गया, ये 2 क्रोमियम है तो यहां पर भी 2 क्रोमियम आएंगे, ओके। अब सब हो गया बैलेंस, और चार्जेस बच गए बैलेंस होना। अब यहां पर देखो ध्यान से, 2 3 6+, तो टोटल 6 चार्जेस है, +6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 14 प्लस 14 चार्ज है, 2 माइनस मतलब +14 - 2 +12 हो जाएगा। अब ये +12 है, इलेक्ट्रॉन एक है हमारे पास, ओके, तो ये +11 हो जाएगा। अब +11 को हम लोग को +6, इन दोनों को समान करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग लेके आएंगे, तो मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। तो देखो अभी ये +6 हो जाएगा, देखो कैसे, +14, ये -2 और -6 मिलकर क्या हो जाएंगे, -8, +14 -8 क्या होता है, +6, ओके। अब ये पूरा बैलेंस हो गया, इसीलिए हमें ये इसका एसिडिक नेचर ऐसे दिख रहा है इस रिएक्शन में, ये पूरा रिएक्शन। अब देखते हैं, अब ये एक बार समझ में आ गया ना तो चुटकियों में काम खत्म हो जाएगा। तो आयोडाइड के साथ ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, अब हमें पता है कि इसे 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ओके। तो एक आयोडाइड के पास कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 आयोडाइड लेते हैं, फिर 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना इसको, तो 6 आयोडाइड लिए, तो 6 आयोडाइड क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, करेक्ट। फिर 6 आयोडीन, तो ये आयोडाइड इलेक्ट्रॉन जब देगा तब आयोडीन हो जाएगा, तो आयोडीन तो I2 होता है, तो मतलब ये 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बना देगा। अब इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को, ये दोनों भी हाफ रिएक्शन है, देखा, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो इनका जो ये साइड के टर्म्स ये साइड के टर्म्स के साथ मैच कर रहे, तो देखो कौन से कर रहे हैं वो कट कर देंगे हम लोग, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कट हो रहा है, देखो। फिर और कुछ कट हो रहा है क्या, यहाँ कुछ भी नहीं, तो यही रिएक्शन का पूरा सार यहाँ पर लिखा है, देखो Cr2O7 2-, ये देखो +14H+ +6I- यहाँ पर आया, फिर 2Cr3+, ये यहाँ पर आया, +7H2 यहाँ पर आ गया, और क्या बचा है हमारा 3I2। तो यहाँ पर आयोडाइड को इसने आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दिया है। चलो, तो इसी तरह से हम लोग को अभी K2Cr2O7 में हमारा जो डाइक्रोमेट है ये रिड्यूस करेगा Fe2+ सॉल्यूशन को। तो कैसे रिड्यूस करेगा, जैसे कि उसने आयोडाइड को किया था रिड्यूस, Fe2+ से वो Fe3+ में कन्वर्ट करेगा, ओके। तो चलो, इसका अगर आयोनिक इक्वेशन लिखना है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये Fe2+ Fe3+ कैसे बन रहा है ये थोड़ा देख लेते हैं, ओके। तो ये हमें पता है इलेक्ट्रॉन देके ही बनेगा। अब हमारा जो लॉजिक था कि ये जो डाइक्रोमेट का जो आयन है इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट। वो हम लोग ने इक्वेशन पीछे पढ़ा था कि डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन में उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसा होता है, उसका इक्वेशन, ओके। तो वो एक बार इक्वेशन लिख लेते, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा था ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +3 हो रहा है, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बस अब इस Fe2+ को बोलेंगे कि भाई हमें 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो चलो Fe2+ को बोला 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने 6 Fe3+ बना दिए और 6 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिए। अब इस हाफ रिएक्शन को ले लो, इस हाफ रिएक्शन को ले लो, और हमें मिल जाएगा आयोनिक इक्वेशन किसका, Cr2O7 2-, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है हमारे Fe2+ को। तो यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन एरो के इस तरफ कट, या एरो के उस तरफ, ओके, ये भी कट हो गया, तो बाकी का सब कुछ हम लोग एक साथ लिख देंगे।
तो क्या होगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6Fe2 प्लस, ओके, ये तीनों भी चीजें हम लोग ने लिख ली एरो के इस साइड की। अब एरो के उस साइड जाना है, तो जो कट हुआ है वो तो नहीं लिखना है, हमें पता है, तो 6Fe3 प्लस मिल रहा है हमें, ओके। फिर 2Cr3 प्लस, Fe ऑक्सीडाइज होने के बाद Fe3 प्लस हो गया अभी, और 7H2। तो यही होगा ये इक्वेशन जो मैंने लिखा हुआ है। कैसे आया हम लोग को अभी हम लोग ने देख लिया। आगे बढ़ते हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या खेल खेल रही है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके, उसका हाफ रिएक्शन लिख देते हैं। तो ऑक्सीडाइज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में, ओके। तो अगर ये सल्फर बाहर आ रहा है तो हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग हाइड्रोजन को H2 भी लिख सकते थे ऐसे, पर हम लोग लिखेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग H प्लस में लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में लिखेंगे। तो यही अगर समझो 2 H प्लस है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके H2 बना रहे, ऐसे कुछ, ओके, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको रिएक्शन यहां पर समझ में आए, ओके। तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन निकल रहे, ऐसे समझ लो। अब यहां पर S जो है, ये अगर 2 हाइड्रोजन है तो यहां पर समझ लो 2 हाइड्रोजन के आयंस निकल रहे। तो 2 हाइड्रोजन के आयंस निकल रहे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, करेक्ट, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके H2 बनाएगा। अब इस रिएक्शन से हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे, हमें चाहिए कितने, इस Cr2O7 2 माइनस की भूख मिटाने के लिए इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ले खुद रिड्यूस हो जाए और इसको ऑक्सीडाइज करे H2S को, करेक्ट। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से, तो 3H2S हो जाएगा, 3 सल्फर निकलेंगे, 3 2 6H प्लस निकलेंगे और 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर। अब ये है इसका हाफ रिएक्शन। अब ओके, ये 2 कट गए, सॉरी। तो ये है इसका हाफ रिएक्शन। अब हम लोग नॉर्मल अपना जनरल Cr2O7 का हाफ रिएक्शन देखेंगे। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, ओके, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स देगा 2Cr3 प्लस 7H2। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये 6 इलेक्ट्रॉन एरो के बाद वाले, एरो के पहले वाले कट जाएंगे, ओके। ये 6 H प्लस भी है, देखो अब ये 6 प्लस H प्लस और ये 14H प्लस, ओके। तो ये 6 और इनके 14 में से 6 जो होंगे वो कट जाएंगे, तो यहां पर बचेंगे कितने, 8H प्लस। तो देखो 8H प्लस यहां पर आ गए, ओके। फिर अब बाकी का सब लोग हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, बाकी का सब कुछ। तो देखो Cr2O7 2 माइनस यहां पर आ गया, 8H प्लस हम लोग ने देखे थे कैसे आए। एरो के इस साइड में और क्या बचा है, ये तो हो गया। अब इसके पार्ट में ये बचा है 3H2S, ये भी आ गया देखो। अब एरो के उस साइड जाते, एरो के उस साइड 2Cr3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2, देखो 7H2, करेक्ट। और इसमें ये 6 तो गए, निकल गए, ओके। इस 14 के साथ इस 14 को कट करके 8H प्लस बन गया ये। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस 3S है। तो ये दोनों वहां से आ गए ऊपर वाले हाफ रिएक्शन से, ये सल्फर वाले हाफ रिएक्शन से आ गया 3S, बन गया पूरा रिएक्शन। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सवाल पर, 8.16। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हाउ डज द एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद 1 आयन, 2 आयंस, मतलब Fe2 प्लस आयंस, 2 SO2 एंड 3 ऑक्सैलिक एसिड। राइट द आयोनिक इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। तो पहला सवाल का जवाब देते, कैसे प्रिपेयर करना है पोटेशियम परमैंगनेट को। हम लोग क्या करते हैं, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है इसका हम लोग फ्यूजन करते हैं एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ। अभी एल्कली मेटल पता है हमें, सोडियम पोटेशियम वगैरह। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, तो यहाँ पर हम लोग ने जानबूझ के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया क्योंकि हमें पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका फ्यूजन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि KNO3। तो यहां से इसका ये ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ये रिएक्शन फ्यूजन करने के बाद ये दोनों मिलके पोटेशियम मैंगनेट बना रहे, ओके। ऐसे खुशी खुशी में परमैंगनेट मत होने देना इसे गलती से। पोटेशियम मैंगनेट MnO4, इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, ओके। तो -1 का चार्ज होता है, तो इसीलिए -2 का चार्ज होता है, सॉरी -2 का चार्ज होता है, इसीलिए हमें 2 K प्लस आयन लगते हैं। तो इसीलिए K2MnO4 हो जाता है इसका फॉर्मूला, ओके। अब ये KMnO ये सब बना रहा है KMnO4, बचा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेचारे, तो ये बनाएंगे वाटर। तो इसको बैलेंस करोगे ठीक से तो मिल जाएगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब
होता क्या है, ये जो पोटेशियम मैंगनेट है ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, देखो। ओके, और इसको अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो ये परमैंगनेट आयंस एसिडिक सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। ओके, अब डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब हमें पता है क्या होता है, पी ब्लॉक में हमें पढ़ा है कि ये जो मैंगनीज है जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये कुछ ऐसे दो कंपाउंड्स बनाएगा जिनमें एक में ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, दूसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देखोगे तो मैंगनीज जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है MnO4-। आप देखोगे, चाहिए तो आप चेक करके देख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +7 हो जाएगा, +7 कर देता है ये, और इसका +4 होता है। तो देखो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, +6 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे दो कंपाउंड्स बना रहे हैं जिनमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा हो, मतलब इससे ज्यादा हो तो देखो +7, और इससे कम हो तो +4। अब यहां पर हम लोग ने 4H लिए हैं तो ये 4H ऑक्सीजन को उड़ा के लेके जाएंगे और वाटर बनाएंगे। इसको ठीक से बैलेंस करोगे तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको मिल जाएगा। अब मोटिव ये नहीं है MnO4- बनाने का, ये देखो यहां पर इस सॉल्यूशन में कहीं पर तो K+ आयंस भी पड़े होंगे ना, एसिडिक सॉल्यूशन है, ये MnO4 2- आयंस है तो K+ आयंस भी है। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट होकर कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना रहे हैं MnO4- MnO2, तो ये MnO2 के साथ तो K कुछ जुड़ नहीं सकता, इसके साथ भी जुड़ नहीं सकता, किसके साथ जुड़ेगा बेचारा, आएगा इसी के साथ जुड़ेगा। तो MnO4-, ये देखो यहां पर लिखता हूं MnO4 ये जो है, ओके, माइनस, और ये जो K+ है आयंस में, दोनों मिल जाएंगे और हमें हमारा KMnO4 मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रिपेयर करते हैं हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड से। तो और दो मेथड्स देखते हैं कमर्शियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सेम MnO2 को लेते हैं हम लोग, मैंगनीज डाइऑक्साइड को, फिर से उसका वैसे ही फ्यूजन करते हैं अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ ले लिया हम लोग ने यहाँ पर, और ऑक्सीडाइज करेंगे उसको नाइट्रिक पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, जैसे हम लोग ने पहले रिएक्शन में किया था। तो हमको क्या मिला था, मैंगनेट आयन मिला था, देखो MnO4-, पहले वाले रिएक्शन में भी। अब ये मैंगनेट आयन को ये लोग एसिडिक सॉल्यूशन में नहीं डालते, ओके, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होने देते इसको, ये लोग इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ओके, तो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए 2- -1 में हो रहा है, MnO4-2 से MnO4-1 में हो रहा है, और यहां पर ऑक्सीडेशन किया जाता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में नहीं किया जाता। ओके, तो ये एक बार हम लोग को ये MnO4- मिल जाता है कमर्शियली, तो इसको हम लोग K+ के साथ रिएक्शन करवा देंगे, इसका K+ के कोई रिएजेंट के साथ, और इसे हम लोग KMnO4 बना देंगे। ओके, अब लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे, अगर हम लोग के पास मैंगनीज 2 आयन का Mn2+ आयन का कोई सॉल्ट है और पर ऑक्सोडाइसल्फेट है, ये पर ऑक्सोडाइसल्फेट, तो हम लोग इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे मैंगनीज 2 आयन सॉल्ट के साथ, और ये इसे ऑक्सीडाइज करता है, कौन, पर ऑक्सोडाइसल्फेट इसे ऑक्सीडाइज करेगा, पर मैंगनेट आयन बना देगा। ओके, खुद बनेगा सल्फेट आयंस, और ये वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पर रोल प्ले कर रहे, तो एक्सेस में जो हाइड्रोजन होंगे वो H+ बन के निकल जाएंगे बाहर। ये MnO4 फिर से K+ के साथ मिलके KMnO4 बना देगा, बस खत्म। तो चलो अब देखते हैं एसिडिफाइड KMnO4 का रिएक्शन आयन 2+ आयंस के साथ और SO2 के साथ। तो सबसे पहले एसिडिफाइड KMnO4 बोला है, राइट, तो उसको पहले एसिडिफाई करते और देखते उसका रिएक्शन ये करने के टाइम पे उसका नेचर कैसा होता है। तो हम लोग लेंगे MnO4-, क्योंकि एसिडिफाइड KMnO4 चाहिए हमें, तो ये आयन ले लिया हम लोग ने, इसको एसिडिफाई कर रहे। अब हमने पढ़ा है कि एसिडिफाइड सॉल्यूशन में MnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद हो जाएगा रिड्यूस, रिड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन खा लेगा। चलो इसको इलेक्ट्रॉन खिलाते, इलेक्ट्रॉन भी खिला दिया इसको, अब खुद हो जाएगा रिड्यूस किसमें, Mn2+ में। ओके, अब यहां पर आप देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7। ओके, 4 - 2 -8 होता है, -8 आ जाएगा, +8 -1 +8 +7, तो यहाँ पर +7 है, +7 से देखो +2 में जा रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है देखो। ओके, और अब बचेगा क्या, यह H और O, तो वाटर बनाएंगे ये, सेम जैसे हम लोग ने K2Cr2O7 के साथ खेल खेला था वैसे ही खेल खेलना है अभी। अब 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, उसके चक्कर में 8 हाइड्रोजन हो गए,
तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन कर दो। अब देखो +7 से +2 हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स खाए इसने? 5 इलेक्ट्रॉन्स खाए, तब तो +2 बन गया ये। बस ये है इसका एसिडिफाइड सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग नेचर MnO4- का। ओके, अब इसी का इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे अभी Fe2+ जो है ये कैसे होंगे? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो Fe2+ बन जाएंगे Fe3+। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब इसकी भूख कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन की। ये एक Fe2+ 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 5 Fe2+ 5 इलेक्ट्रॉन देंगे। हो गए, अभी भूख मिटा देंगे इसकी। देखो कैसे, एरो के बाद वाला कटकुट चालू कर देंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, एरो के बाद वाला एरो के पहले वाला 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। बाकी का कुछ तो कट नहीं होगा। अब बैलेंस कर, अभी देखो MnO4- 8H+, ये आ गए एरो के इस साइड वाले, इस रिएक्शन में है 5 Fe2+, ये देखो 5 Fe2+। फिर Mn2+ + 4H2O, Mn2+ + 4H2O, और इस रिएक्शन के एरो वाले उस बाजू में 5 Fe3+ है, 5 Fe3+ कर दिया इसको। Fe2+ आयंस को ऑक्सीडाइज कर देता है MnO4- आयंस, मतलब एसिडिफाइड KMnO4। अब देखते हैं SO2 के साथ क्या खेल खेल रहा है ये। तो SO2 को भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है SO4 में। ओके, KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4। अब इसका हाफ रिएक्शन लिखते, तो SO2 जो होगा, अगर इसको SO4 बनना है तो थोड़ा ध्यान से देखो, O4 यहाँ पर O2, 2 O है और 2 O चाहिए, तो हम लोग इसके लिए वाटर लेते हैं। अब वाटर कितना लेंगे? 2 लेंगे। यहां से हमारा 2 ऑक्सीजन का भूख मिट जाएगी, इसकी सेटिस्फाई हो जाएगा ये। ओके, अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है, ये S, अब इसका होता क्या है देखो ठीक से, 4 H+ है ये, और O जो है 2 है, और एक O के ऊपर 2-, तो ये 4 H+ तो क्या करेंगे भाई, ऐसे कैसे यहाँ पर निकल जाएंगे ये। ओके, उनका कुछ रोल नहीं है यहाँ पर, ये बाहर निकल जाएंगे। अब ये 2 O- है ना, ये कुछ ऐसे होंगे, देखो एक O2-, एक O2-, ये दोनों भी जाएंगे किसके पास? SO2 के पास, पर दोनों में से एक ही अपना 2 चार्जेस लेके जाएगा। ये 2 O जा रहे, पर एक ही 2- चार्ज एक ऑक्सीजन के ऊपर का लेके जाएगा SO2 के पास, इसीलिए फिर SO4 बनेगा, और एक ही 2- एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है, इसीलिए 2- आयंस। ये जो बचे हुए 2 2- आयंस है, 2 2 नेगेटिव चार्जेस जो है, वो इलेक्ट्रॉन बन के बाहर निकल आ जाएंगे ऐसे। तो इसका हाफ रिएक्शन कुछ ऐसे बन रहा है। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? MnO4 की भूख कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर एक SO2 से मिल कितने रहे? 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये पूरा रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्शन में ऐसे हो जाएगा, 8H+ के 16H+ हो जाएंगे, यहाँ पर 2 MnO4 हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स में बदल जाएंगे। ओके, यहाँ पर Mn2+ जो है, एक जो है वो 2 बन जाएंगे Mn2+, और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो 8 बन जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5SO2 हो जाएंगे। ओके, ये 2H2O जो होगा ये 10 हो जाएगा। फिर यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5SO4 2- हो जाएंगे। यहां पर 5 4 20 हो जाएगा, और यहां पर 5 2 10 हो जाएगा। ओके, 5 4 20H+ और 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं तब। अब यहाँ पर आ गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन सेम। अब हम लोग इस हाफ रिएक्शन को कट कर देंगे। तो एरो के बाद वाला पहला देखते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एरो के पहले में देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। एरो के बाद 20H+ है, यहाँ पर 16H+ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4H+ ज्यादा है। ओके, तो यहाँ के पूरे कट जाएंगे, यहाँ पर भी कट जाएंगे, पर 4H+ बच जाएंगे। ओके, फिर क्या बचा? MnO4। यहाँ पर तो कुछ नहीं है ऐसा। अब ये साइड देखते हैं, SO2 10H2। हाँ, SO2 तो वहां पर नहीं है, 8 यहाँ पर 10H2O है, यहाँ पर 8H2O है, तो ये कट जाएंगे, यहाँ पर 2H2O बच जाएंगे। ओके, और यहाँ पर 8H2O, ये पूरे कट जाएंगे। करेक्ट।
अब SO2 भी नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग करेंगे इसको ठीक से लिख देंगे। तो ठीक से कैसे लिखेंगे, देखो 2MnO4 देखा, फिर ये साइड में कुछ नहीं बचा अभी, अब इसके लेंगे 5SO2, तो देखो 5SO2, फिर 2H2O, तो देखो 2H2O आ गया। एरो के उस तरफ जाते हैं, अब एरो के उस तरफ 2Mn2+ है इस रिएक्शन से, तो 2Mn2+। अब इस रिएक्शन में आते 4H+ है, 4H+, 5SO4 2-, 5SO4 2-, 5SO4 2-, ऐसा हो जाएगा रिएक्शन। अब देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो एसिडिफाइड KMnO4 हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इसे भी ऑक्सीडाइज ही करेगा ये और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो अब ये MnO4- है, हम लोग ने देखा था इसका जनरल एसिडिफाइड कंडीशन में ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है, कैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाता है। ओके, अब हमारा क्या है, हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड, हमें पता है ऑक्जेलिक एसिड ये होता है। ओके, अब इसका जो आयन ले रहे हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन को निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पर -1 चार्ज, तो कितना हो गया देखो C2O4, तो O4 -1 -2, तो देखो ये आयन इससे आ गया, ये ऐसे कुछ। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ऑक्सीडाइज होके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एकदम मस्त इजी वाला प्रोडक्ट। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखो, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन कर दिए, 4 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर। अब इसकी भूख कितनी है MnO4 की, 5 इलेक्ट्रॉन की है। अब भूख मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, इसको करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 2MnO4 माइनस प्लस 2 8 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Mn2 प्लस 2 4 8 8H2O। अब इसका करते हैं 5C2O4 2- क्या हो देगा अपने को, 5 2 10 10CO2 प्लस 5 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स देखो मैच कर रहे हैं। अब ये हाफ रिएक्शन लेंगे और ये हाफ रिएक्शन लेंगे, ये वाला नीचे वाला। ओके, इनको ऐड कर देंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स एरो के उस पार, एरो के इस पार 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। बाकी का कुछ कट हो सकता है कि देखो MnO4 H+, C2O4 Mn2+, कुछ नहीं होगा, तो सब हम लोग ऐड कर देंगे। 2MnO4 देखो 2MnO4, 5C2O4 2-, 5C2O4 2-। ओके, ये 2 आ गए एरो के इस साइड वाले, और क्या बचा एरो के इस साइड, 16H+, देखो 16H+ आ गया। फिर एरो के उस साइड में जाते हैं 2Mn2+, 8H2O 10CO2 10CO2, ऐसा रिएक्शन, इसका ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें MnO4 कन्वर्ट कर रहा है ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इनऑर्गेनिक के रिएक्शन सीखने के लिए जो हम लोग ने इस वीडियो में सीखे। तो बस इसके बाद वाले सवाल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे कि आप सभी को पता है लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।